नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ्स। आप जानते हैं हमने 1 नंबर वाले 100 क्वेश्चंस आपको दे चुके हैं, जिसमें मुझे लगता है आपको 50 करना है। और अब हम 2 मार्क्स वाले 30 क्वेश्चंस आपको देने वाले हैं, जिसमें से आपको 15 करना है। तो 15 दूना 30 और 50 80 हुआ। और 8 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चंस हम देंगे 8, कुल उनकी संख्या होगी 8, जिसमें आपको 4 करने होंगे। तो 4 5 20। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का हम मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन विथ क्वेश्चंस दे रहे हैं, और क्वेश्चंस को ऐसे समझा देते हैं। और आशा इस उम्मीद में कि आप हर पहलू को समझ लेंगे। आज हम 2 नंबर के क्वेश्चन के साथ आपके सामने हैं। 2 नंबर में पहला क्वेश्चन है कि 72 और 120 का लॉसा निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमने 72 का गुणनखंड किया 2 का घात 3 इंटू 3 का घात 2 होगा। 120 का गुणनखंड करने पर 2 का घात 3 इंटू 3 इंटू 5, इसलिए लॉसा तो 2 का घात 3 मैक्सिमम, 2 का घात 3 वाला ले लिया, इंटू 3 का घात यहाँ 3 है और ये 3 का घात 2, तो दोनों में जो मैक्सिमम है उसको ले लिया 3 का घात 2, और इंटू ये 5 ले लिया। इस तरह से इनको गुणा करने पर 360 आया। तो हम कह सकते हैं कि 72 और 120 का गुणनखंड लघुत्तम समापवर्ती या एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये होगा 360। दूसरा क्वेश्चन है पहले की तरह। आप जानते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। √2, √3, √5, √7 को हमें शो करना होता है कि ये शो कीजिए कि ये इर्रेशनल नंबर है। यहाँ पर हमने √2 ले लिया। तो अगर √2 इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या नहीं है तो मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या मान लें तो √2 को हम P/Q के रूप में तब लिखेंगे। मान लिया है कि अपरिमेय नहीं, ये परिमेय है। तो सिंप्लीफाई करने पर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर P² बराबर आ जाएगा 2Q²। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी से डिविजिबल है, जैसे P² का माना गया 2 इंटू आ गया, मतलब P² 2 से डिविजिबल है, का अर्थ ये हुआ कि P भी 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से उसमें भाग लगेगा, मतलब 2P का एक गुणनखंड है। और जब P का 2 एक गुणनखंड है तो हम लिख सकते हैं P बराबर 2 गुणे कोई पॉजिटिव संख्या। तो हमने 2C ले लिया और दोनों तरफ स्क्वायर करने पर P² बराबर आएगा 4C²। P² का मान 2Q² रख दी, तो सिंप्लीफाई करने पर आ गया कि Q² बराबर 2C²। इसका अर्थ ये भी हुआ कि Q का भी 2 एक फैक्टर है। तो हमने अगर मान लिया है कि √2 इर्रेशनल नहीं है और P/Q रूप में लिख दिया तो ये गलत साबित होने वाला है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि P का भी 2 एक गुणक है और Q का भी 2 एक गुणक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये परिमेय संख्या नहीं, रेशनल नंबर नहीं, अर्थात हमारा एजम्पशन ही ये कंट्राडिक्शन हो गया। इसलिए हमारा एजम्पशन ये एज्यूम करना कि √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है, दैट्स रॉन्ग। मतलब √2 एक इरेशनल नंबर है। इस बहस पर हम शो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ऐसे है, अगले क्वेश्चन में हमें भाग देना है। एक समीकरण है 2y² + 3y + 1 को y + 2 से भाग दिया। तो सबसे पहले 2y से गुणा किया तो यहाँ पर आएगा 2y² + 4y। तो पूरे समीकरण से हम इसको घटाते हैं तो साइन को चेंज करना होगा। यहाँ पर +2y² है, माइनस किया, +4y है, इसको माइनस किया, और ये प्लस माइनस कट जाएगा। +3 और -4 में -y बचेगा और +1। अब गुणा करना होगा -1 से, तो इसको -1 से गुणा किया तो हमारा जो संख्या आएगी यहाँ पर -2 आएगी। और साइन चेंज किया, चूँकि घटा रहे हैं तो ये +-y कट गया, और +2 और +1 ये +3। अतः हमने अगर एक बहुपद को, पॉलिनोमियल को भाग दिया y + 2 से, तो भागफल इतना और शेषफल 3 आएगा। तीसरे क्वेश्चन को शायद हमने कर लिया। चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में बारी है अब चौथे क्वेश्चन की। और चौथे क्वेश्चन को देखिए, ये है, हमें शो करना है। क्या शो करना है अभी बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 7x + 6 के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ द रूट्स, मतलब
मूलों का योगफल निकालना है, जिसके लिए आप जानते हैं सूत्र होता है -b/a मूलों का योगफल के लिए। तो हम देख रहे हैं कि b का मान -7 है, तो -7/a का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 7। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा यदि दिए हुए समीकरण के मूल हैं, रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स का मान +7 होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे है, 5वां क्वेश्चन है कि x² -7 के मूल निकाल करके हमें सत्यापित भी करना है। तो ये काम करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि a का मान 1 है, c जो फ्री कांस्टेंट है मतलब -7 है, और b है ही नहीं, ये 0 है इस समीकरण में। तो सबसे पहले मूल निकाल लेते हैं। x -7 बराबर अगर 0 लिखें तो x² बराबर हो जाएगा ±√7² होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि x के दो रूट्स √+√7 और -√7 हुआ। अब हम इन मूलों को जांच करते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के लिए आप जानते हैं कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है -b/a। तो समीकरण से b का मान 0 है और a का मान 1 है, मतलब 0/1, तो ये आ गया 0। और मूलों का योगफल +7 है, -7 मूल है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा, 0 आएगा। तो सत्यापित हो गया कि मूलों का योगफल बराबर -b/a। और ऐसे जोड़ा जो मूल दिए हुए हैं तो मूलों का योगफल 0 आया और ऐसे भी 0 आया। अब दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। तो प्रोडक्ट में हम रिलेशन जानते हैं कि मूलों के प्रोडक्ट के लिए रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द मूल। अगर अल्फ़ा और बीटा मूल ले लें तो प्रोडक्ट ऑफ द मूल होता है c/a। यहाँ पर समीकरण में c का मान -7 है और a का मान 1 है, तो ये हो गया -7। अब प्रोडक्ट ऑफ द मूल लेते हैं, मतलब -√7 इंटू +√7। ये माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई किया, माइनस और √2 हट जाएगा तो -7। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द मूल्स का भी सत्यापित हो गया। तो इस दिए हुए समीकरण के लिए मूलों का मान निकाल कर और फार्मूला से देखा तो सम ऑफ द मूल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द मूल का मान ठीक ठाक आ गया, सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन है, हल करना है हमें एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको हल करने को दिया है। मेथड का कोई बैरियर नहीं कि कौन सा मेथड यूज करें। तो आइए हम इसको फैक्टर गुणनखंड विधि से इस समीकरण का हल निकालते हैं। समीकरण है 9x² - 12x + 4 बराबर 0। इस तरह से द्विघात समीकरण का हमें हल करना है, मतलब सॉल्यूशन लेना है। तो a एंड c का प्रोडक्ट लेने पर ये आ गया 9 × 4, 9 चौका 36, और 36 में हम दो संख्याएं ढूंढते हैं, 6 और 6, 6 36, और इन दोनों को 6 से जोड़ने पर 12 आएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो ये हो गया 9x² - 6x, 6 और 6 ले रहे हैं, -6x एंड -6x + 4 बराबर 0। अब फर्स्ट पेयर से 3x को कॉमन कर लेना बेहतर होगा। 3x को कॉमन किया तो 3x - 2 एंड यहाँ कॉमन होगा -2, तो ये भी सेकेंड ब्रैकेट में भी 3x - 2 आया बराबर 0। इस तरह से गुणनखंड आ गया 3x - 2 इंटू 3x एंड -2। तो समीकरण के रूट्स कैसे आ रहे हैं देखिए, इसको 0 करें फर्स्ट पार्ट को तो 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर आ गया 2/3 और दूसरा रूट भी 2/3। इस तरह से आप गुणनखंड विधि से दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 और टोटल है 30, और इसको शायद हम 2 वीडियो के साथ आपको दे देंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए दिए हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x एंड प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर और वास्तविक हैं।
समीकरण ये दिया हुआ है और के का मान निकालना है, और कंडीशन है कि दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक भी हैं और बराबर हैं। तो उसके लिए हम कंडीशन जानते हैं कि जिस द्विघातीय समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हों वहाँ पर डी का मान 0 होता है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 लिखना होगा। तो हमने b को देख लिया कि ये -8 है, -8 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 1 है और c का मान k है, ये बराबर 0 हो गया। 8 8 64 माइनस 4 के बराबर 0 या 4 के बराबर 64। इस तरह से k का मान आ गया 64/4 बराबर 4 एकम 4 और 4 छक 24। मतलब इस तरह k का मान ज्ञात हो गया, k का मान 16 होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन है AP दिया हुआ है और इसमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। एक समानांतर श्रेणी के टर्म्स दिए हुए हैं, समानांतर श्रेणी को मैं लिख रहा हूं और इसमें 20वें पद का मान है, 20वें पद तक हमें सम निकालना है, योगफल निकालना है। श्रेणी है 2 5 8 11 एंड डॉट डॉट, और हमें n पदों का योगफल निकालना है। n कितना है? 20 पदों का योगफल निकालना है। तो n का मान 20 ले लेंगे। फर्स्ट टर्म a का मान 2 है, कॉमन डिफरेंस d का मान 5 में से 2 गया 3 है। इस तरह से s 20 का मान निकालने पर आप फार्मूला जानते हैं, s 20 बराबर हो जाएगा 20/2 इंटू 2a प्लस n-1, 20 में से 1 गया 19 इंटू d का मान 3 है, सारा मान रख दिया, a का मान नहीं रखा। ये बराबर हो जाएगा 10 इंटू 2 इंटू a का मान 2 है प्लस 19 या 57 बराबर 10 और 4 और 57, 4 प्लस 57 57 बराबर हो जाएगा 7 4 11 61, मतलब 6 से 10 20 पदों का, इस दिए हुए एपी में 20 पदों का योगफल 6 से 10 होगा। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कुछ ऐसे है, फाइंड डी ऑफ एपी हुज 11 टर्म 38 एंड 16 टर्म्स। देखिए हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस डी का मान, जिसमें एक ऐसा एपी है जिसका 16th टर्म का मान दिया हुआ है और 11 टर्म का भी मान दिया है। मतलब हम क्वेश्चन को ऐसे लिखें, 16th टर्म के लिए a 16th बराबर हो जाएगा a प्लस 15d और इसका मान दिया है 78। दूसरा टर्म है a 11th का मान दिया हुआ है, इसके लिए रिलेशन होगा a प्लस 10d और इसका मान 38, इसका मान दिया है, ये 73 है 16 टर्म का मान और ये 38 दिया है। तो पहले रिलेशन से सेकंड को माइनस करने पर एक ऐसे रिलेशन हुआ, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस से माइनस कैंसिल, 15 में से 10 गया तो 5d और बराबर हो जाएगा 13 8 8 5 13 5 और 6 में से 3 गया 3, तो 5 7 35। तो दिए हुए एपी का कॉमन डिफरेंस सार व अंतर का मान 7 होगा। अगले क्वेश्चन को भी देखें, इसमें p का मान निकालना है। p एक अननोन संख्या है जिसमें बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और 2 दिए हुए हैं, ये बिंदु दो दिए हुए बिंदु 3p और दूसरा बिंदु है p एंड 5। तो दिया हुआ एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 2 है और दूसरे दो और भी बिंदु दिए हुए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स 3p और p5 दिया हुआ है और ये दोनों बिंदु a से समान दूरी पर हैं, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं, अगर ये बिंदु b और इसको c ले लें तो गिवन है कि ab बराबर है ac के और दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो बराबर होगा, मतलब ab स्क्वायर हो जाएगा ac स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि रूट हटाना है, दूरी वाले फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। तो 0 - 3 पहला हो गया 0 - 3 होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस पी होल स्क्वायर बराबर दूसरा रिलेशन 0 माइनस पी होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर पी का मान अपने आप निकल जाएगा। ये हो गया 3 तरीका 9 प्लस 2 दूना 4 माइनस 4 पी एन प्लस पी स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, तो 9 से 9 कट गया, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया। इस तरह से 4 माइनस 4 पी बराबर 0, तो पी का मान 1 आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में पी का मान निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और ऐसा क्वेश्चन आता है और आएगा भी ऐसे क्वेश्चन को। आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये आने वाली क्वेश्चन से एक्सपेक्टेड है, मॉडल पेपर है। कुछ क्वेश्चन का ऐसे है कि भाई दो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, एक बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और -2 और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, 6। इसको मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु है, कोई बिंदु ए ले लेते हैं और ये बी और ये सी। तो इस बिंदु के ए के कोऑर्डिनेट्स हमें एक्स वाई का मान निकालना है। अगर ये बिंदु ए बी सी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रही हो, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम लिखेंगे रिलेशन कि ऐसे mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n। अब मान रख देते हैं, m का मान है 1 और x2 हो गया -3, 1 इंटू -3 एंड प्लस n1, n का मान है 2 इंटू x1 का मान 1 है होल अपॉन 1 प्लस 2, मतलब m और n का मान रख दिया। सिंप्लीफाई करने पर -3 एंड प्लस 2 अपॉन 3 बराबर -1 अपॉन 3। इस तरह x का वैल्यू निकल गया। y कोऑर्डिनेट के लिए रिलेशन होगा m इंटू x2 प्लस n y1 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 होल अपॉन m प्लस n। और मान रखा जाए m का मान 1 है, y का मान y2 का मान 6 है प्लस n का मान 2 इंटू y1 का मान -2 होल अपॉन 1 प्लस 2। और सारे वह इसको सिंप्लीफाई करने पर 6 माइनस 4 अपॉन 3 बराबर हो गया 2 अपॉन 3। इस तरह x एंड y कोऑर्डिनेट के मान हमने निकाला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक रोम्बस एट ट्रेपीजियम है, मतलब समचतुर ट्रेपीजियम जिसमें ए बी, उसका नाम है ABCD, AB समानांतर है DC के। तो हमें शो करना है कि त्रिभुज DOC समरूप होगा त्रिभुज AOB के। मैं पहले फिगर बना देता हूँ। ट्रेपीजियम है एक, ट्रेपीजियम में दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, भुजाओं का शीर्ष का इंडिकेशन दिया हुआ है ABC के रूप में। तो हमें कुछ शो करना है इस तरह से। मान लिया कि हमने ट्रेपीजियम ऐसे है, ट्रेपीजियम को हम बना लेते हैं ABC एंड D, और दो डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AB भुजा DC के समानांतर है। तो हमें शो करना है कि त्रिभुज A, इसको O कह लेते हैं, AOB ये समरूप है त्रिभुज DOC के। तो इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं भाई, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में ये कोण इस कोण के इक्वल होगा। क्यों? एकांतर कोण है। ये कोण इस कोण के इक्वल होगा, ये एकांतर कोण है। दूसरी तरफ ये कोण इस कोण के इक्वल होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये रेखाएं AB रेखा DC के समानांतर है, इसलिए ये कोण इस कोण का एकांतर कोण है, तो बराबर होगा। दूसरा ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये भी एकांतर है। और लास्ट में कोण AOB
कोण DOC के इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट है, समूह कोण हो गया। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। लास्ट में हम समरूप लिख लेंगे। अब कंडीशन हो गया ए। एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करें कि R त्रिज्या के बराबर जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब इसमें कुछ स्थिति इस तरह से है, एक त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या R है और जीवा का मान भी, जीवा का लेंथ भी R के बराबर है। कोई एक वृत्त है ऐसे तो केंद्र होगा, और एक त्रिज्या हम ले लेते हैं ये, और इसको जीवा ले लेते हैं। तो दिया हुआ है कि इसमें जो त्रिज्या R है उसी लंबाई का कॉर्ड है, जीवा भी है। तो ये भी तो त्रिज्या है। अगर O को केंद्र मान लें और जीवा को AB मान लें तो AB OA बराबर है AB के, AB बराबर है OB के, और इसको हम त्रिज्या मान लेते हैं R। तो हमें सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज OAB में हर कोण का मान 60 डिग्री ही होगा। आप देखिए, अगर त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज इक्विलैटरल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण का मान बराबर होता है। तो एक कोण को x ले लें तो दूसरा कोण भी x, तीसरा कोण भी x, इस तरह से x प्लस x प्लस x, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि 3x बराबर 180, इसलिए x का मान हो गया 180/3। तो 3 × 18 कट गया बराबर 60। मतलब प्रत्येक कोण का मान इस स्थिति में 60 डिग्री होगा, और यही हमें शो करना है। अगले क्वेश्चन को देखिए। tan A का मान दिया हुआ है तो हमें कुछ निकालना है। स्थिति ये है कि tan A बराबर 1, तो अगला क्वेश्चन ऐसे गिवन है कि tan A बराबर है 1 के, तो हमें मान निकालना है 2 sin A इंटू cos A का। 2 sin A इंटू cos A का मान कितना होगा ये निकालना है। तो जो दिया है उससे हम कोण A का मान निकाल लेते हैं। tan A बराबर अगर 1 है तो 1 के बदले लिख सकते हैं हम tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इस तरह से हमारा एक कोण का मान निकल गया, इसका मान 45 डिग्री होगा। अब जिसे निकालना है वो है 2 sin A इंटू cos A। तो हम A का मान यहाँ रखते हैं, ये हो जाएगा 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो अब मान रखा जाए 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का भी मान 1/√2। तो √2 से √2 को गुणा करें तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। इस तरह से इसका मान 1 हो गया। तो हम इस अंदाज में शो कर दिए कि 2 sin A इंटू cos A भी 1 के बराबर होगा। अगले क्वेश्चन को ले लीजिए। इसमें हमें किसी ट्रिगो फंक्शन का मान निकालना है। वो ट्रिगो फंक्शन है क्या, देख लीजिए। ट्रिगो फंक्शन है, अभी इसको बना देते हैं। ट्रिगो फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, इसका मान निकाला है 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 है, होल अपॉन tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, ये कॉस है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री दिया हुआ है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। मतलब एंगल कोण के स्थान पर अगर सेम हो, यहाँ 45 है यहाँ भी 45 है, इसलिए ऊपर साइन स्क्वायर 45 इंटू प्लस साइन स्क्वायर 45 का मान 1, तो ऊपर लिख लिया 2 इंटू 1 अपॉन tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर करना होगा क्योंकि tan स्क्वायर है, प्लस cos 90 का वैल्यू 0, मतलब ये आ गया 0। तो हमारा रिलेशन ऐसे रिड्यूस हो गया 2/1/3 बराबर
2/1 इंटू 3 या 3 2 या 6, तो दिए हुए फंक्शन का मान 6 आ गया, 6 ही होगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए, इसमें हमें एक ट्रिगो फंक्शन को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है तो उसको देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये अक्सर क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर ए सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए को प्रूव करना है tan स्क्वायर ए प्लस tan पावर 4a। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसको ले लेते हैं। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारी जो फंक्शन है, इन दोनों से हम सेक स्क्वायर को अगर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर ए -1 का मान होता है tan स्क्वायर के बराबर। तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए, क्योंकि सेक स्क्वायर ए -1 tan स्क्वायर के बराबर होता है। और सेक स्क्वायर ए के बदले लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए ऑलरेडी है पहले से tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर tan स्क्वायर ए एंड प्लस tan स्क्वायर 10 टू द पावर 4a आ गया। तो राइट हैंड साइड आ गया हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए लास्ट में लिख सकते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारा ट्रिगो फंक्शन प्रूव्ड हो गया। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी हुई हैं, और इन दो वृत्तों के परिधियों का योगफल बराबर है एक तीसरे वृत्त की परिधि के। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या का मान हमें निकालना है। तो इसको हम फिगर बना के ऐसे समझा देते हैं। क्वेश्चन ये NCERT में ऐसा ही दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे है कि दो वृत्त हैं, एक वृत्त की त्रिज्या को दिया हुआ है, ये R1 ले लीजिए, R1 का मान 19 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या R2 ले लीजिए, तो इसका मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें निकालनी है जिसका मतलब इस वृत्त की परिधि मतलब 2πr का मान दोनों वृत्तों के परिधियों के बराबर है। मतलब 2π × 19 प्लस 2π × 9, और दोनों तरफ अगर हम 2π अगर कॉमन कर लें तो यहाँ आएगा 19 प्लस 9, और लेफ्ट साइड में 2πr है ही, तो 2π से 2π कट गया। इस तरह r मतलब थर्ड वृत्त का की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 19 प्लस 9, 9 9 18 के 8 1 2 28 सेंटीमीटर। इसलिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या का मान 28 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमने 17 ले लिया है। 18 क्वेश्चन को 18 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।